हेलो साथियों, आज एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है साथियों बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान जो बायोलॉजी का हमारा पहला पार्ट रहेगा। इसमें हम तकरीबन 10 या 12 सेट आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसमें तकरीबन 2000 प्लस क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर यह है जो हरियाणा में ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, उसमें साथियों विज्ञान जो साइंस है वो 15 नंबर की आएगी, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देर नहीं करते हुए, जिस भाई ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपने पहले पर्सन की तरफ। तो साथियों पहला प्रश्न हमारा सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों, वो किसका केंद्रक होती है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका श्वसन का। ठीक है, कोशिका श्वसन का ये केंद्रक होती है। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की जो जिसने खोज करी थी, उसका नाम था अल्टमैन। क्या नाम था? अल्टमैन। अल्टमैन ने इसकी खोज करी है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का शक्ति केंद्र या ऊर्जा घर, इसको बोला जाता है। तीसरी बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन स्थल होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो कोशिका का श्वसन स्थल होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखने को मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, जो ऊर्जा के एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका श्वसन। जो माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में किसका केंद्रक होती है? कोशिका श्वसन को वो केंद्रक होती है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आप ये देख सकते हो साथियों, 2001, 2008, 10, 12, ये साथियों 18, 17, ये इनमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो हम जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के तकरीबन 3-3, 4-4 वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। किसकी उपस्थिति के कारण किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? जो पशु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है, उनमें किसकी उपस्थिति के कारण अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है साथियों, वो हमें देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति भी हमें ज़्यादातर पादप कोशिकाओं में देखने को मिलती है, लेकिन जो मेन कारण है, ठीक है, ये भी पादप कोशिकाओं में मिलती है। याद रखना, जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिकाओं में मिलती है, कोशिका झिल्ली पशु कोशिकाओं में मिलती है, केंद्रक हमें दोनों में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी, कोशिका भित्ति भी, क्योंकि कोशिका भित्ति भी सिर्फ जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में होता है, लाइसोसोम हमेशा पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और वैक्यूल होती है, जो हवा होती है, वैक्यूल रसधानी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलती हैं। अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है साथियों, उससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सेल्यूलोज या सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? जो सेल्यूलोज है साथियों, वो किसका मुख्य घटक होता है? तो याद रखना, जो सेल्यूलोज होता है वो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति और सेल्यूलोज पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, सेल्यूलोज जो छाल होती है उसको सेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आदमी की शरीर की जो बाहरी त्वचा होती है, उसी प्रकार सेल्यूलोज होता है। तो याद रखना, सेल्यूलोज हमेशा कोशिका भित्ति में देखने को मिलता है। जीवित
जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक है, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जो जीव संरचनाओं का है वो क्या है। तो इसका सही आंसर होगा वो है कोशिका। क्या है? कोशिका। और कोशिका की जो खोज करी है वो करी है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की जो खोज करी है वो रॉबर्ट हुक ने करी है साथियों। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में करी थी। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज करते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है। और वो जो कोशिका को देखते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान वो पाते हैं। और बात कर लेते हैं, खोज तो रॉबर्ट ने करी है कोशिका की, और कोशिका सिद्धांत की बात कर लेते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। कोशिका सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था साथियों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दिया था टी सवान और स्लाइडन ने। ठीक है, याद रखना, दो थे, टी सवान और स्लाइडन। शायद मेरे लिखने में थोड़ा वो आ रहा है क्योंकि अभी मेरे पास इतने गैजेट नहीं है ताकि मैं साफ बढ़िया लिख सकूं, लेकिन आने वाले समय में हम इसको इम्प्रूव ज़रूर करेंगे ऊपर वाले ने चाहा तो अभी के लिए आप इसी से काम चलाएं। तो जीवित संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक है वो है कोशिका। कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडन और टी स्वान ने। ठीक है, याद रखना। और ये सिद्धांत दिया था 1938 और 39 में, ये भी याद रख लेना, उस इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 38-39 में कोशिका सिद्धांत टी स्वान और एम स्लाइडन के द्वारा दिया गया। ये दोनों वैज्ञानिक जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं उनका मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है। तो याद रखना साथियों, जो अनुवांशिक जो सूचना है उनकी मास्टर कॉपी, जेनेटिक सूचनाएं हैं उनकी मास्टर कॉपी हमेशा डीएनए को कहा जाता है, क्योंकि डीएनए हमारा क्या करता है, जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं हमारे पेरेंट्स से हम में और हमसे हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, तो इसलिए उसको मास्टर कॉपी कहते हैं। जो गुण हमारे बाप दादा वादाओं में है, माता पिता दादा दादी में, वो हम में आ जाते हैं, फिर हमारे गुण बच्चों में चले जाते हैं। इसका काम करता है डीएनए, तो इसलिए उसको मास्टर कॉपी कहा जाता है। अनुवांशिक सूचनाएं या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को का जो मास्टर कॉपी है वो डीएनए कहलाता है। ठीक है, डीएनए की खोज वाटसन के द्वारा की गई थी। तो बढ़ते हैं आगे, ये आएंगे हम उनको और विस्तार से डिस्कस करेंगे। यहीं डिस्कस करें तो सेशन लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, प्रतिजन क्या है। ठीक है साथियों, प्रतिजन क्या है। प्रश्न नंबर 6 प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन होता है साथियों एंटीबॉडी और एक एंटीजन होता है। ठीक है, तो प्रतिजन क्या होता है, पहले तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, जो प्रतिरक्षी निर्माण होता है उनके जो के लिए कार्य करता है वो होता है प्रतिजन। अब देख लेते हैं हम प्रतिजन क्या होता है। तो जो हमारा एंटीबॉडी होती है वो एक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है एंटीबॉडी। याद रखना, एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। और इसका कार्य क्या होता है, जो हमारी मारूदंड है यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और उसमें रक्त और अन्य जो शारीरिक तरल पदार्थ होते हैं उनमें ये पाई जाती है। इसका कार्य ये होता है कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारी बीमारी सुलझने की प्रणाली है, उसमें बैक्टीरिया और वायरस जैसे पदार्थों को पहचानना और उनको नष्ट करना, ये हमारा एंटीबॉडी का कार्य होता है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है साथियों, एंटीजन होता है जो शरीर बाहरी तत्वों की तरह दिखता है, जो हमारा शरीर होता है जो दिखता है उसका सामना करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। कि जैसे कोई बीमारी आई है और वो बीमारी उस बीमारी के लड़ने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, जो बीमारी आएंगी उनसे लड़ने के लिए उद्दीपन तैयार करना। तो प्रश्न नंबर 7, नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु
कोषाणु। नंगन आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं बिगर माइक्रोस्कोप के? तो उसका जो आकार होता है वो 100 माइक्रोन होता है। 100 माइक्रोन या 100 माइक्रोमीटर आकार के हम कोषाणु या चीज़ों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कोषाणु का आकार कितना होना चाहिए? तो कोषाणु का आकार होना चाहिए 100 माइक्रोन या 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, याद रखना 100 माइक्रोन या 100 माइक्रोमीटर। तो एक बार तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? कौन सा रंजक है, कौन सा चीज़ है जो लाल सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो वो है साथियों फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम साथियों पौधों द्वारा पौधों का प्रकाश पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर की तरह ये यूज होता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से लाल और दूर तक लाल क्षेत्र का पता लगा लेता है। ठीक है, तो याद रखना फोटोक्रोम है जो वो रंजक लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र को अवशोषित कर लेता है। कोशिका किसके कारण सफ़ेद हो जाती है? कोशिका किसके कारण सफ़ेद हो जाती है? तो इसका आंसर होगा जो कोशिका जो सफ़ेद होती है वो अंतःपराशरण के कारण हो जाती है। अंतःपराशरण के कारण वो सफ़ेद या फूट जाती है। ठीक है, या उग जाती है या चेंज हो जाती है। ठीक है, परासरण मतलब होता है ओस्मोसिस। ठीक है, कि किसी चीज़ को दो भागों में बन जाना, तो अंत परासरण के कारण ये हो जाती है। अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? जो अंत शोषण होता है उसकी प्रक्रिया में क्या निहित है? तो देखते हैं हम साथियों, जब ठोस पदार्थ द्वारा किसी सॉल्यूशन की सहायता से जल को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। जब कोई ठोस पदार्थ जब कोई ठोस पदार्थ ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ किसी सॉल्यूशन के बिना जल को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो ये प्रक्रिया अंतशोषण या इम्बिबिएशन कहलाती है। इम्बिबिएशन भी कहलाती है, तो अंतशोषण कहलाती है। अब हम देखते हैं कि अंतशोषण प्रक्रिया में क्या निहित है। तो अंतशोषण प्रक्रिया में साथियों अवशोषण निहित है, यानी कि किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्प्शन निहित होता है। किसी मतलब जो कोई सॉलिड पार्ट होता है और बिगर किसी सॉल्यूशन के उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, वो ही अंतशोषण होता है। तो उसके लिए अवशोषण या हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो कोशिका का आयतन किस में बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संप्राशनदाबी घोल। संप्राशनदाबी घोल में ये इसका आयतन बढ़ जाता है। शायद साथियों आप सोच रहे होंगे ये आज कैसे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कभी भी आसान क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमें थोड़े टफ क्वेश्चन करने ही होंगे, रटने ही। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको समझा नहीं सकते, उनको सिर्फ रटा जा सकता है। तो कृपया आप वीडियो का एंड तक देखें, 1 2 बार 3 बार देखें, है ना, तो आपके क्वेश्चन ये रट जाएंगे। तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो इसके कारण बढ़ता है संप्राशन दाबी घोल के कारण कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। उत्तकजन जिसका बाह्य त्वचा बनती है वह है। उत्तकजन जिसकी बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? तो वह है त्वचाजन। क्या है? त्वचाजन उसको बोलेंगे। ठीक है साथियों, त्वचाजन उसको बोलेंगे। जो हमारी सबसे बाहरी परत होती है उसको त्वचाजन बोलते हैं। ठीक है, या डर्मेटोजन भी उसको बोला जाता है। 3 पार्ट होते हैं, उसके बाहरी पार्ट को त्वचाजन बोला जाता है।
वर्कक के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? वर्कक के आकार की जो द्वार कोशिकाएं हमें किस में देखने को मिलती हैं? तो वो मिलती हैं हमें द्विबीजी पादपों में। द्विबीजी पादपों में हमें जो वर्कक के आकार की द्वार कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। डेमलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है? डेमलाकार द्वार कोशिकाएं हमें किस में देखने को मिलती हैं? तो वो साथियों में देखने को मिलती है गेहूं में। किस में? गेहूं में हमें डेमलाकार जो कोशिकाएं वो देखने को मिलती है। गेहूं एक बीजीय पत्रीय कोशिका है, एक बीजीय पत्री कोशिका है। ठीक है, याद रखना। और डेमलाकार इसमें कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। हरित बिलोकों का संबंध किससे है? हरित बिलोकों का संबंध किससे है? तो हरित बिलोकों का संबंध होता है ग्रीन ब्लॉक से या जैव ईंटों से, या ग्रीन ब्लॉक इसको बोलते हैं। ग्रीन ब्लॉक से जो हरित ब्लॉक है इनका संबंध जैव ईंटों से हमें देखने को मिलता है। बायोब्रिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायोब्रिक्स। बायोब्रिक्स इन्हें बोलते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है। जो सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है वह है साथियों अमीबा। क्या है? अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिका जीव है। और अमीबा की एक खासियत यह है कि एक कोशिकीय ही जीव है। ठीक है, ये पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक ही कोशिका होती है इसके अंदर। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ी एक कोशिका जीव कौन सी है? अमीबा है। बारर पिंड किस में पाया जाता है? बारर पिंड हमेशा हमें बारर बॉडी जो देखने को मिलती है वो मादा कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलती है। मादा कायिक कोशिकाओं में हमें बारर बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखना बारर बॉडी हमें कहाँ देखने को मिलती है? मादा कायिक कोशिकाओं में। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार का इस नाम से जाना जाता है। जो पैरामीशियम है इसमें जो उत्सर्जन द्वार का है किस नाम से जाना जाता है? वो साइटोपाइज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साइटोपाइज के नाम से जाना जाता है। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजीव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आइडोब्लास्ट। आइडोब्लास्ट या विचित्र कोशिका जो एक मृदुतक कोशिका को अजैव पदार्थ को संग्रह करती है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? जो ग्लूकोज है वो किसका एक प्रकार हमें देखने को मिलता है? ठीक है, ग्लूकोज एक तो साथियों हमें तुरंत एनर्जी देता है, इसीलिए ग्लूकोज को क्विक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है, क्योंकि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो C6H12O6 को होता है। हर किसी में 6 कार्बन होते हैं। इसको इसलिए हेक्सोस शर्करा इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सोस शर्करा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या कितनी होती है? जीवाणु जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 0। ठीक है, सूत्रकणिकाओं की कोशिका 0 होती है। जीवाणु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक है, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। याद रखना, तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या 0 हमें देखने को मिलती है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? प्रोकैरियोटिक जीव है साथियों वो कौन सा है? तो वो है साथियों माइकोप्लाज्मा। क्या है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ही है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा कोशिका सबसे न्यूनतम कोशिकाओं की अवधारणा पर आधारित है।
स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होगा रंध्रीय द्वार। रंध्रीय द्वार के लिए अनिवार्य है। क्यों? रंध्रीय द्वार का जो स्टोमेटा होता है, पत्ते होते हैं, उन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको रंध्र द्वार या स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है साथियों, स्टार्च को जब शर्करा में परिवर्तित करिए ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। जो ये स्टोमेटा होता है, इसका कार्य क्या होता है कि ये स्टार्च को या मंड को शर्करा में परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान करता है। और जो स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया है वो वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। ठीक ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो पौधों द्वारा जल को ग्रहण करना और वाष्पीकरण करने पर आधारित होती है। ठीक है, ये इसके दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो स्टार्च शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्रीय द्वार के लिए अनिवार्य है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि जो ग्लूकोज होती है उसे क्विक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे जो जल्दी हमें एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, तो याद रखना। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए, तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हम ग्लूकोज लेनी चाहिए। ठीक है साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो सनाया एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आपसे आपका जो आज का सेशन है शायद आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन याद रखना कुछ पाने के लिए कुछ आपको हमेशा आसान चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको थोड़ा टफ काम भी करना होगा, तब जाके आपको कुछ चीज़ें हासिल होंगी। तो याद रखना ये चीज़ें हमें रटनी हैं ताकि हमें सिलेक्शन लें। तो कुछ चीज़ें हमें समझाने की होती हैं, वहाँ हमने आपको समझाया भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रटने की होती हैं, वहाँ आपको रटना ही होगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 25 की तरफ। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? विषाणु में से कौन एक विशेषता नहीं होती? उनमें साथियों जो कोशिका भित्ति की मौजूदगी, उनमें कभी भी कोशिका भित्ति नहीं होती। जो विषाणु होता है, वायरस होता है, उनमें जो संरचना होती है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली नहीं होती। ठीक है, उनमें जो विषाणु चारों ओर एक प्रोटीन की खोल बनी होती है, ना उसमें कोशिका भित्ति होती है ना कोशिका झिल्ली, उसमें प्रोटीन की एक कवर बना होता है, प्रोटीन की एक खोल बनी होती है, कोट बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, जिसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कैप्सिड होता है उनमें। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन की एक खोल होती है, कैप्सिड। याद रखना कैप्सिड, मैं एक बार बोल देता हूँ कैप्सिड। और उसी के अंदर आरएनए और डीएनए हमें देखने को मिलता है। तो आरएनए डीएनए तो होता है, ठीक है, और दूसरे इसके अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली हमें देखने को नहीं मिलती। एक और याद रखना, जो विषाणु होता है, वायरस होता है, ये साथियों हमेशा जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होता है और निर्जीव कोशिकाओं में ये सक्रिय नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाता है। और चाहे आप इसको 1 लाख वर्ष तक कहीं रख दो निर्जीव कोशिकाओं में, लेकिन जैसे ही सजीव कोशिका में आता है ये तुरंत सक्रिय हो जाता है। तो याद रखना वायरस के बारे में, इनका अंदर आरएनए डीएनए देखने को हमें मिलता है, बट कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति में देखने को नहीं मिलती। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसका कवर बना होता है, कोट बना होता है, प्रोटीन का होता है, जिसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का जो रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण हमें देखने को मिलता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा कैरोटीन। जो गाजर का रंग होता है वो कैरोटीन के द्वारा होता है। कैरोटीन प्रकाश संश्लेषण के कारण इसका रंग संतरी रंग की देखने को, लाल रंग की संतरी रंग को देखने को हमें मिलती है। तो बढ़ते हैं। और एक और याद रखना, जो गाजर है ये विटामिन ए का मतलब विटामिन ए इसमें बहुत अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो विटामिन ए है का प्रमुख स्रोत इसे माना जाता है। और जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। क्या? रेटिनॉल के नाम से इसे जाना जाता है, विटामिन ए। तो विटामिन की ये याद रखना, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं,
एक जल में घुलनशील, एक जो जल में नहीं घुलते। तो जल में घुलनशील हैं वो साथियों जो विटामिन के, ई, डी, ए, ये जल में घुलनशील नहीं है। कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हमें देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के बाहर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो साथियों हमें देखने को मिलता है द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले बता चुका हूँ, खोज करी है ऑल्टमैन ने। और पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा घर भी बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं, ठीक है। श्वसन स्थल होता है। और डीएनए हमें यहाँ न्यूक्लियस के बाहर देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। राइबोसोम और गोल्जिकाए, हम इनको आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं। डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए हमें देखने को मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? जो साथियों प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है हमें, ठीक है साथियों। न्यूक्लियस उनके अंदर देखने को हमें नहीं मिलता है। राइबोसोम, कोशिका झिल्ली और डीएनए हमें वहाँ देखने को मिलता है। डीएनए देखने को मिलता है, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम, बट न्यूक्लियस नाभिक वहाँ देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 29, कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। जो कॉपर है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ किस प्रकार कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन इसका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है, ठीक है, याद रखना। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसको आत्मघाती बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है? ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स भी से लाइसोसोम भी बोल देते हैं, लाइसोसोम्स भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जो पाचक एंजाइम होते हैं, खंडित भोजन होता है, कोशिका का मलबा होता है, बाहरी आक्रमण, जो भी चीज़ें होती है यहाँ आती हैं, और जो चीज़ें जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है वो यहाँ आती है, और कहा उसके बाद ये रिपेयर होती है, पुरानी हो जाती है। तो लाइसोसोम कोशिका को पचा लेता है, जो लाइसोसोम है इन कोशिकाओं को पचा लेता है, और बाद में वो फट जाता है, और फटने के बाद इसीलिए उसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, और वो सारा नष्ट हो जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। सुसाइड बैग भी इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? पादप उत्तक संवर्धन का कार्य जो आरंभ करने वाला था साथियों वो थे हमारे वैज्ञानिक हेबरलैटिड। कौन से थे? हेबरलैटिड। वो पादप जो उत्तक संवर्धन है उसका कार्य आरंभ करना किसने शुरू किया? हेबरलैटिड ने। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? जो पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं वो साथियों वो कहलाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं पेनक्रियाज जो इंसुलिन उत्पादन करती हैं, ठीक है। और यही हमारी शुगर की जो बीमारी होती है उसमें ये अहम रोल निभाते हैं, तो याद रखना। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या उत्पन्न करते हैं? इंसुलिन। और कहाँ देखने को मिलते हैं? पेनक्रियाज कोशिकाओं में। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो क्लोरोफिल को पृथक और नामित करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा केवंतु और पेलेटियर। केवंतु और पेलेटियर ने क्लोरोफिल को पृथक और नामित किया था। पृथक और नामित किया था केवंतु और पेलेटियर ने।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वायरस। क्यों साथियों? वायरस में नहीं तो कोशिका झिल्ली होती है, नहीं कोशिका भित्ति होती है। इसमें होता है कैप्सिड, जिसको प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वायरस। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो संयोजी उत्तक कौन सा एक नहीं है? वासमीय उत्तक, हृदय मांसपेशी, एरिओलर उत्तक और सहंत अस्थि। तो इनमें से जो संयोजी उत्तक नहीं है वो है हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी एक संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, जो हृदय मांसपेशी होती है वो संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। अंतर्द्रवीय जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वे खुरदरी होती है। जो अंतर द्वार जालिका होती है, जो सबसे बाहर की कोशिका की परत होती है अंतर्द्वार जालिका, यहाँ कुछ चिकना होता है, कुछ खुरदुरा देखने को मिलता है। तो खुरदुरा होता है वो क्या होता है? किसकी उपस्थिति के कारण वो खुरदुरा हमें देखने को मिलता है? वो मिलता है राइबोसोम या प्रोटीन के कारण। ठीक है, राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या? तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ER खुरदरा और एक ER स्मूथ होता है। ठीक है, दोनों ही राइबोसोम से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? सिर से पूंछ तक खंडित किसका शरीर होता है? तो इसका सही आंसर होगा वलियन एनेलिडा जाति। एनेलिडा जो जाति है उसका जो शरीर है वो सिर से पूंछ तक खंडित होता है, जो मतलब टुकड़े टुकड़ों में बटा होता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके मध्य स्नैप्स अंतराल उपस्थित होते हैं? स्नैप्स अंतराल किसके मध्य उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य स्नैप्स अंतराल उपस्थित होते हैं। स्नैप्स अंतराल कहाँ स्थित होते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा उत्तक। क्या बोलेंगे? उनको उत्तक बोलेंगे। उत्तक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो किसी कार्य को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जो पौधे होते हैं उनके उत्तक कितने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं? उनके उत्तर हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक त्वचीय उत्तक होता है, एक ग्राउंड उत्तक होता है, एक संवहन उत्तक होता है। त्वचीय उत्तक, ग्राउंड उत्तक और संवहन उत्तक। जो त्वचीय उत्तक होता है वो पौधों की बाह्य सतह को दिखाता है। ठीक है, और जो ग्राउंड उत्तक होता है वो पौधे के प्राथमिक भाग में अधिक मात्रा में सम्मिलित होता है। ठीक है, और जाइलम और वल्कल जैसे भोजन जल ग्रहण करते हैं उसे ग्राउंड उत्तक में, जाइलम या फाइलम वो ग्राउंड उत्तक में आते हैं। जाइलम जल को ले जाता है, फाइलम खनिज जो भी चीज़ें होती हैं उनको ले जाता है। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? कोशिका भित्ति इनमें से किस में नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा साथियों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कई जगह सूत्रकणिका आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ सकता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका भित्ति हमें सिर्फ पेड़ पौधों में देखने को मिलती है। एक कोशिका जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिका जो जीव होता है वो कैसे प्रजनन करता है? वो कोशिकाओं को विभाजन करके अपना आप को 2 भागों में बांटकर वो साथियों प्रजनन करता है। ठीक है, तो याद रखना एक कोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जेलेडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों अगर। क्या होता है? अगर या अगार बोल देते हैं इसको। यह जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होने वाला व्यापारिक उत्पादों में से एक है। इसका उपयोग आइसक्रीम या जेली के सज्जो सामान में विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगर भी और अगार भी बोल देते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणी सत्रों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणी सत्रों में होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 3 भ्रूण सत्र हैं तो त्रिकोरकी या ट्राइपोब्लास्टिक बोलेंगे। ट्राइपोब्लास्टिक उनको बोलेंगे, त्रिकोरकी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का जीवित कोशिकाओं के लिए पहली बार प्रयोग करा था। विषाणु की खोज ल्यून हॉक ने करी थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने करी थी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद साथियों क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद हमें देखने को मिलेगा पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? जो एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना एडेनोसिन। ये ऊर्जा कोइन के एनर्जी कोइन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का एनर्जी कोइन इसे बोला जाता है, एनर्जी कोइन। एनर्जी कोइन के नाम से जाना जाता है एटीपी। ये एटीपी होता है। ठीक है, एडीपी में ये टूटता है। एडीपी से एटीपी बनते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से। नंबर 50, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो जो कोशिका के केंद्रक में द्रव होता है साथियों, वो कौन सा होता है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म उसको जाना जाता है। ठीक है साथियों, न्यूक्लियोप्लाज्म जो कोशिका के केंद्रक में द्रव होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर आपको साथियों कमेंट सेक्शन बताना है। आज का जो सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको देखना है एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता। इसका आंसर आपको हमारे जो कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।